अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, हो सकता है उस वक्त तक और भी स्टूडेंट जो है आप लोगों की क्लास करवा देंगे। उसके बाद फिर अटेंडेंस शुरू करते हैं, फिर लेक्चर शुरू करते हैं।
अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा, हाँ जी, रोल कॉल प्लीज। अजवा, अलीजा, अलीजा, अमायम, Yes, sir. अंसा, अंसा याकूब, अंजा जावेद, अंजा जावेद, अक्सा, अक्सा अरशद, बरीरा असलम, Present, sir. फैसल अल्ताफ, Present, sir. फिजा बेबी, Present, sir. हादिया, हादिया जैनब, जवेरिया जावेद, जवेरिया जावेद, खदीजा, Present, sir. Present. इंजा फकीर, Present, sir. कनीज Present, sir. फातिमा, Present, sir. मरियम, Present, sir. मारवा, मरवा आबिद, मरियम बीबी, Present, sir. Present. मिनाहल, Present, sir. मोहसिन, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, Present, sir. मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसनैन अयाज, मोहम्मद रिजवान, Present, sir. मोहम्मद शहीद, सॉरी हाशिर, Present, sir. मोहम्मद साद, Present, sir. मोहम्मद उस्मान, Present, sir. मुज़य्यन, Yes, sir. नदीम, नदीम हसन, निमरा खलील, Present, sir. नूर अमन, Present, sir. उसामा, Present, sir. रामला, Present, sir. रिदा, Present, sir. रुमैसा, Present, sir. सबा, Present, sir. समीउल्लाह,
समीउल्लाह, सना, सना असगर, सोहा, Present. सैयद ओन रजा, Present, sir. तस्कीन, Present, sir. जैनब। Present, sir. मैं दोबारा से अटेंडेंस लगा रहा हूँ स्टूडेंट की जो इस क्लास में एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, अजवा, अलीजा, हंसा, हंजा, अक्सा, हादिया, जवेरिया, Present, sir. मारवा, मोहसिन, मोहम्मद हसनैन, नदीम, समीउल्लाह, Present, sir. सना। मैंने लास्ट लेक्चर की जो वीडियो है वो आप लोगों को मेल कर दी है। सर नदीम हसन की प्रेजेंट लगा दीजिएगा। 53 रोल नंबर। Sir, Ajwa Manal present. Ajwa Manal. Sir, Hadia Zainab, present. सर नदीम हसन की थैंक यू सर। जी लास्ट टाइम फिजा हमने क्या डिस्कस किया था? फिजा बेबी, फिजा मेरी आवाज आ रही है आपको? एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों की क्लास जो है वो ऑन कैंपस होगी। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री 2 की नेक्स्ट वीक में जो आप लोगों की फर्स्ट क्लास है वो उम्मीद है कि आप लोगों की जो है ऑन कैंपस होगी। उस वक्त तक रूम मिल जाएगा और आप लोगों की क्लास जो है वो ऑन कैंपस होगी।
मरियम दीदी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, हमने एनर्जी पढ़ी थी कि कैपेसिटी टू वर्क, और उसके बाद से हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन होती है, एनर्जी ऑफ मोशन होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर करती है एनर्जी को। फिर सर आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ का भी बारे में बताया था कि एनर्जी जो होती है वो नीदर क्रिएट होती है नॉट डिस्ट्रॉयड होती है, और वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कनीज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसके बाद आपने थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स के बारे में बताया था। थर्मोडायनामिक्स मतलब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं हीट वर्क और एनर्जी का। थर्मोडायनामिक्स हमें सिर्फ इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एनर्जी के बारे में बताती है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हमें पाथ का बताती है कि किस तरह ये चेंज होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। और केमिकल काइनेटिक्स हम और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा था कि किस एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट पढ़ा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कौन सी स्टेट आती है, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि कितनी एनर्जी चाहिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा। सोहा। सोहा। तस्कीन। सर आपने पढ़ाया था एनर्जी के बारे में, और दो एनर्जीज थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेन एनर्जीज थी, और उसके बाद बाकी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जीज थी जो उससे डेराइव की जाती हैं। उसके बाद अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के बारे में बताया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि आप लोगों के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो लॉज के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो ये स्टडी किया था कि आप लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में कहाँ से या किस तरह आप लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, या आप लोगों को नॉलेज होता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, रिएक्शन अगर होता है तो क्यों होता है, अगर रिएक्शन नहीं होगा तो उसकी रीज़न क्या है। इसके बारे में केमिस्ट्री की दो ब्रांच हैं जो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। एक तो है थर्मोडायनामिक और दूसरी है केमिकल काइनेटिक्स। और इन दोनों के में जो डिफरेंस है उसके बारे में लास्ट टाइम आप लोगों ने स्टडी किया था कि इन दोनों ब्रांचेज में डिफरेंस क्या है। थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन के बारे में कौन कौन से पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसी तरह जो केमिकल काइनेटिक्स है वो भी केमिकल रिएक्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है वो थर्मोडायनामिक्स से डिफरेंट फैक्टर को एक्सप्लेन करता है। दोनों के फैक्टर जो है वो डिफरेंट है, दोनों के फैक्टर सेम नहीं है। ये आप लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था। इसके बाद आज आप लोगों ने जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है कि आप लोगों का सिस्टम हम किस चीज़ को कहते हैं, सराउंडिंग किसको कहते हैं, बाउंड्री किसको कहते हैं, इसके साथ सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स और स्टेट फंक्शन वगैरह वगैरह। सबसे पहला जो आप लोगों का टॉपिक है वो है सिस्टम। क्या सिस्टम क्या है, किस चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं। हर वो
या हर वो स्पीशी जिसको आप लोग ऑब्जर्व करते हो उसको हम सिस्टम कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोग जी हीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए प्लीज। ये सारे स्टूडेंट सुन लें कि जिस वक्त लेक्चर हो रहा होगा लास्ट में भी आप लोगों की अटेंडेंस होगी और स्टार्ट में भी अटेंडेंस होगी। अगर कोई स्टूडेंट शुरू में ज्वाइन नहीं किया है, मिड में ज्वाइन कर लिया है, तो लास्ट में जिस वक्त अटेंडेंस होगी उस वक्त वो अटेंडेंस लगवा सकता है। अगर ओके इस सर, तरह यानी थैंक कि यू। बार बार स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाते हैं तो फिर कोर्स कवर नहीं होता है और क्लास भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इसलिए लास्ट में दोबारा से मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। उनकी जो एब्सेंट है तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। ओके सर। सिस्टम हर उस स्पीशी को, हर उस रिएक्शन को कहते हैं जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसको हम सिस्टम कहते हैं। जिस तरह अभी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो ये आप लोगों का सिस्टम है। आप लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, ये आप लोगों का सिस्टम है। हर वो चीज जिसको आप लोग ऑब्जर्व करते हो, देख रहे हो, उसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम है। इसके साथ हर वो स्पीशी जो इस सिस्टम पर डायरेक्ट अफेक्ट कर सकती है, जो इस सिस्टम में मुदाखलत कर सकती है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। जिस तरह आप लोगों की क्लास जो है वो ऑनलाइन हो रही है, और ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट इसके अंदर बैठे हुए हैं वो सारे इस सिस्टम, जो क्लास है वो उसको हम सिस्टम कहेंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अभी इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया, वो आप लोगों की सराउंडिंग है। क्योंकि अगर वो जिस वक्त इसमें इंटर होते हैं, क्लास के अंदर इंटर होते हैं, तो इंटर होने के बाद वो बोलते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में वो इस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। और हर वो चीज़ जो सिस्टम में मुदाखलत पैदा कर सकती है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। और जिस वक्त हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्स आता है। कि ऐसी चीज जिसमें सिस्टम भी शामिल हो और सराउंडिंग भी शामिल हो, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। इसके साथ ऐसी इमेजिनरी स्पेस या रीजन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट आउट करता है, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। जिस तरह आप लोग क्लास के अंदर क्लास अटेंड करते हो, तो उस क्लास के जो वॉल्स हैं वो आप लोगों की बाउंड्री कहलाती हैं, क्योंकि वो बाउंड्री आप लोगों को क्लास से बाहर जाने नहीं देती और ना ही आउटसाइड से, सराउंडिंग से किसी भी और स्पीशी को सिस्टम के अंदर आने देती है। तो इस तरह क्लास की जो वॉल्स हैं वो आप लोगों की बाउंड्री है। क्लास के अंदर जिस वक्त स्टूडेंट बैठे होते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं, और जो स्टूडेंट क्लास के बाहर फिर रहे होते हैं उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। इसके बाद फर्दर सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, एक को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और एक होती है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर या सॉलिड मटेरियल और एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। कि जिस तरह आप लोगों की क्लास हो रही हो और आप लोग अपनी मर्जी से क्लास में से उठकर बाहर जा सकते हो और क्लास के अंदर आ सकते हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कि ये आप लोगों का ओपन सिस्टम है।
जिसमें आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक क्लास से उठकर बाहर जा सकते हो और क्लास के अंदर भी अपनी मर्जी से आ सकते हो। इस तरह के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद दूसरी इसकी टाइप है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सॉलिड मटेरियल जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है। जिस तरह क्लास के दौरान जिस वक्त आप लोग क्लास में बैठे हो तो उस वक्त टीचर आप लोगों से कहे कि आप लोगों ने सिर्फ क्लास से बाहर नहीं जाना, लेकिन आप लोग बातें कर सकते हो क्लास के अंदर ही। तो उस कंडीशन में आप लोग खुद तो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप लोगों की वॉइस जो है वो सिस्टम से बाहर चली जाती है। तो वो वॉइस बेसिकली जो है वो एनर्जी है, ठीक है। और इस तरह के सिस्टम में जिसमें मटेरियल सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती है, तो उसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। इसके बाद थर्ड सिस्टम है, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना ही मैटर सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है, और ना ही एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है। यानी कि अगर आप लोगों को टीचर जो है वो सख्ती करे और आप लोगों से ये कहे कि ना ही आप लोगों ने क्लास से बाहर जाना है और ना ही आप लोगों की वॉइस जो है वो क्लासरूम से बाहर जानी चाहिए, कि आप लोगों ने बातें भी नहीं करनी क्लास के दौरान, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम आप लोगों का होगा उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। सर ओपन सिस्टम के बारे में फिर बताना। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें आप लोग टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, जिसमें आप लोग अपनी मर्जी से क्लास में बातें भी करते हो, अपनी मर्जी से क्लास से बाहर भी चले जाते हो। तो आप लोगों की जो वॉइस है यानी कि एनर्जी जो है वो भी सिस्टम से बाहर जा सकती है, और आप लोग खुद भी सिस्टम के अंदर से क्लास में से बाहर जा सकते हो। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। तो यानी जिसमें मैटर जो है मटेरियल जो है वो भी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में एक्सचेंज हो सकती है, और इसके साथ एनर्जी भी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जिस तरह अगर आप लोग किसी भी बीकर के अंदर किसी भी कंपाउंड को हीट करते हो और उसका कवर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में मटेरियल जो है वो वेपर की फॉर्म में सिस्टम से बाहर निकल रहा होता है, और इसके साथ जो हीट है वो भी सराउंडिंग में मूव कर रही होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। और क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसको आप लोग ऊपर जो कवर जो है उसका वो भी यानी कवर्ड एरिया होता है, यानी कि हर साइड से चारों तरफ से वो कवर्ड एरिया होगा, उसमें से सॉलिड मटेरियल जो है वो सराउंडिंग में मूव नहीं करेगा, लेकिन हीट जो है वो सराउंडिंग में मूव करती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें सॉलिड मटेरियल जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव नहीं करता, लेकिन हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है, उसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। जिस चीज की समझ आ गई है? जी सर। यस सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन ऐसा सिस्टम होता है जो सिर्फ
इनिशियल और फाइनल स्टेज पर कंसिस्ट करता है। ऐसा सिस्टम जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, उसके रूट पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जिस तरह हमने थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल ली थी, जिसमें थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें सिर्फ यही बताता है कि इनिशियल में रिएक्शन की कंडीशन क्या है और फाइनल में जो जिस वक्त वो प्रोडक्ट बना है उस कंडीशन में उसकी एनर्जी क्या है। इसके रूट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो इसी वजह से हम थर्मोडायनामिक्स को स्टेट फंक्शन कहते हैं। और वो सिस्टम या जो आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स स्टडी की थी, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रूट के बारे में एक्सप्लेन करती है कि आप लोगों का पहले स्टेप में रिएक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद सेकंड स्टेप में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और उसने कौन सा रूट फॉलो किया है। तो ऐसा सिस्टम जो रूट पर डिपेंड करता है उसको हम स्टेट फंक्शन नहीं कहते। वो वाले सिस्टम जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, रूट पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और वो वाला सिस्टम जो रूट को भी बताता है, रूट पर भी डिपेंड करता है, उसको हम स्टेट फंक्शन नहीं कहते। तो इसमें थर्मोडायनामिक्स जो है वो रूट पर डिपेंड नहीं करता, जस्ट आप लोगों को इनिशियल और फाइनल स्टेज के बारे में बताता है, इसलिए हम थर्मोडायनामिक्स को स्टेट फंक्शन कहते हैं। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रूट पर भी डिपेंड करती है, इसी वजह से हम केमिकल काइनेटिक्स को ये कहेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स स्टेट फंक्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी बेसिकली जो है वो हीट की सप्लाई या वर्क के फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होती है। तो जब भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी, या तो वो आप लोगों के पास हीट की फॉर्म में ऑब्जर्वेशन होगी या वो कोई काम करेगी। तो इसी वजह से हम एनर्जी को कहते हैं द कैपेसिटी टू सप्लाई हीट और डू वर्क, इसको हम एनर्जी कहेंगे। क्योंकि जब भी आप लोगों ने एनर्जी को ऑब्जर्व करना है तो आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हीट आप लोगों के पास हासिल होगी या फिर कोई वर्क होगा, क्योंकि वर्क के दौरान भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। और जिस वक्त हीट आप लोगों के पास हासिल होती है तो उस कंडीशन में भी एनर्जी ही कंज्यूम होती है। आपके पास जनरली जो है एनर्जी को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एक को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है, हरकत की वजह से होती है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत करेगी, इसका मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। और जो स्पीशी जितनी स्लो मूव करती है, इसका मतलब है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम है। और दूसरी इसकी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो किसी के अंदर जो है एनर्जी स्टोर हो जाना, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये पोजीशन की वजह से होती है कि किसी भी स्पीशी की जो पोजीशन है उसकी वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी छुपी हुई है, तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जनरली हम एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ही डिवाइड करते हैं। इसके बाद फर्दर हम सब क्लास में एनर्जी की सब क्लास में डिवाइड करते हैं। जिस तरह बाउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इसी तरह फैन की जो एनर्जी है, जो जिस अगर वो रोटेशन करता है उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनर्जी हासिल होती है। ये सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर टाइप्स हैं, और उनको हम
स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये कौन सी एनर्जी है और ये कौन सी एनर्जी है, इसी वजह से हम उनका फर्दर नाम देते हैं। लेकिन बेसिकली वो इन्हीं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ही सब क्लास होती है। जिस तरह आप लोगों के पास बॉन्ड बना होता है, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड जो बना होता है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान उसमें एनर्जी छुपी हुई होती है। अब उसको हम नाम तो देते हैं बॉन्ड एनर्जी, लेकिन वो बॉन्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की किस्म है, क्योंकि वो एनर्जी भी स्टोर्ड होती है। बॉन्ड बनने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और जिस वक्त वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में वही एनर्जी जो स्टोर थी वो रिलीज हो जाती है, और उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं कि इसके अंदर ये बॉन्ड एनर्जी है। जिस तरह आप लोग मीथेन गैस, जो आप लोग घरों में गैस को बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हो, उसमें बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना होता है, और उस बॉन्ड की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि मीथेन गैस जो है उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। और जिस वक्त वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त वो एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को आप लोग डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो। जिस तरह आप लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, या किसी और पानी जो है उसको बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो यानी कि डिपेंड करता है कि आप लोग किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो। रिजवान माइक को इसके साथ हम काइनेटिक एनर्जी जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक फार्मूला है, और वो है काइनेटिक 1 over एनर्जी इज 2 इक्वल टू हाफ mv²। और जो चीजें सेम होंगी, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सभी का यूनिट भी सेम होगा। जस्ट इनको कैलकुलेट करने का वे जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन इनका यूनिट जो है वो सेम होगा। इनका केमिकल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक यूनिट है वो सेम ही होगा। जिस तरह एनर्जी है, इसका यूनिट भी हम जाउल यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका यूनिट भी हम जाउल यूज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका यूनिट भी हम जाउल यूज करते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो है उसका यूनिट भी हम जाउल ही यूज करते हैं। वर्क जो है वो भी एनर्जी की एक टाइप है, इसके लिए भी हम जाउल ही यूनिट यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें सेम होंगी उनका यूनिट भी सेम ही होगा। जो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होंगी तो उनका यूनिट जो है वो भी सेम होगा। अब किस तरह होता है? अब काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला आप लोगों के पास हाफ mv² होता है, और आप लोगों को पता है यहाँ पर m जो है वो मैस है और v जो है वो वेलोसिटी है। मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड। और जिस वक्त हम इस यूनिट को डिराइव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जाउल के इक्वल होता है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हो वो mgh होता है। यहाँ पर m जो है वो मास है, g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और h जो है वो हाइट। m का यूनिट जो हो गया किलोग्राम, g का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का यूनिट मीटर। और जिस वक्त इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जाउल के इक्वल है।
तो इस तरह हम इनका यूनिट को कैलकुलेट करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही सेम है, जस्ट इनके जो यूज है वो डिफरेंट है। या ये भी कह सकते हो ये एक ही चीज की दो फॉर्म है, जिनको हम, ये तो आप लोगों ने पढ़ा था ना, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एक दूसरे के फॉर्म है। और जब भी आप लोग यूनिट यूज करते हो एनर्जी के लिए तो मोस्टली जो है हम जाउल ही यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसके लिए कैलोरी या किलो कैलोरी का भी यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट यूनिट की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम स्मॉल स्केल पर कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम जाउल का यूनिट ही यूज करते हैं। और अगर हम ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस तरह इंडस्ट्री में काम होता है, तो वो ज़्यादा अमाउंट यूज करके फिर रिएक्शन लगाते हैं, तो उस वहाँ पर वो यूनिट को कैलोरी में या किलो कैलोरी में यूज करते हैं। 1 स्मॉल कैलोरी वाला 1 कैलोरी जो है वो इक्वल होता है 4.184 जाउल के, और कैपिटल कैलोरी जिसमें सी होता है वो 1000 स्मॉल कैलोरी के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। क्योंकि 1000 को हम किलो से इंडिकेट करते हैं, तो उस कंडीशन में एक कैपिटल सी वाला कैलोरी जो है वो इक्वल होता है 1 किलो स्मॉल कैलोरी जो है। जी जैनब, सर ये कैपिटल वाले कैलोरी और स्मॉल कैलोरी में क्या फ़र्क है? सिर्फ ये 1000 यानी कि अमाउंट जिस तरह डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए इसको स्मॉल सी से और कैपिटल सी से इंडिकेट किया हुआ है कि ये लार्ज अमाउंट है और ये वाली अमाउंट जो है वो कम है। और इस अमाउंट में डिफरेंस जो है 1000 का है, कि स्मॉल सी वाली जो है 1000 कम है और कैपिटल सी वाली जो एनर्जी है वो 1000 अमाउंट ज्यादा है। बस इसमें यही डिफरेंस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट जो है उसको काउंट करते हैं और इसमें हम स्मॉल अमाउंट को यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई अब ये CAL लिखें या ये CAL लिखें, तो इसमें डिफरेंशिएट किस तरह हो सके, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें स्मॉल सी को यूज़ किया है और इसमें कैपिटल सी को यूज़ किया है, ताकि आसानी से हमें इंडिकेशन हो जाए कि अगर कैपिटल सी वाला कैलोरी यूज किया है तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, और अगर हमने स्मॉल सी वाला कैलोरी यूज किया है तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कम यूज हो रही है। थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि जिस तरह आप लोग स्टूडेंट हो, सभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी जो हैं वो स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों का स्पेसिफिक नाम है, अलग-अलग नाम है। अगर उस नाम से हम बुलाते हैं तो हर स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे बुलाया है या मुझे बुलाया है। इसी तरह यहाँ पर भी इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक को स्मॉल सी से इंडिकेट किया हुआ है और दूसरे को कैपिटल सी से इंडिकेट किया हुआ है, ताकि आसानी से पता चल जाए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें ज़्यादा है या अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा यूज हो रही है। और इसी को हमने डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यूनिट को कैपिटल सी और स्मॉल सी से इंडिकेट किया हुआ। ठीक है, जहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो।
इसके बाद एक एग्जांपल है डैम की, सर एक इसमें बात वाटर जो पूछनी है, जी पूछिए। जो स्टेट फंक्शन है वो रूट्स के बारे में नहीं बताता ना? कौन सा सोहा? स्टेट स्टेट फंक्शन जो है वो फंक्शन रूट पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही रूट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो सिर्फ ये बताता है कि इनिशियल स्टेज क्या है, फाइनल स्टेज क्या है, बस। ठीक है। कि जिस तरह आप लोगों का एनुअल सिस्टम है, एनुअल सिस्टम में आप लोगों का सिर्फ पेपर होता है, पेपर के बाद आप लोगों को रिजल्ट लग जाता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपका पहले शुरू में आप लोगों को मार्क्स कितने थे, एंड में कितने हैं। वो तो ये बताएगा डायरेक्ट ही कि आपके इतने नंबर आ चुके हैं, आप लोगों का ये ग्रेड लगा है, बस। और जिस वक्त आप लोग सेमेस्टर सिस्टम की बात करते हो, तो सेमेस्टर सिस्टम में आप लोग ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह आप लोगों ने पहला क्विज दिया है तो उसमें कितने मार्क्स आ गए हैं आप लोगों को पता चल गया है। उसके बाद सेकंड क्विज दिया है तो उसमें कितने नंबर आ गए हैं उसका आप लोगों को पता चल गया है। उसके बाद आप लोगों को मिड होता है तो मिड में कितने नंबर आए हैं उसका भी आप लोगों को पता चल जाता है और आप लोगों को दिखाया भी जाता है। तो सेमेस्टर सिस्टम जो है वो हर स्टेप पर कंसिस्ट करता है कि आप लोगों को पहले स्टेप के मार्क्स, उसके बाद दूसरे स्टेप के मार्क्स, उसके बाद तीसरे स्टेप के मार्क्स, वो सारे ही मर्ज होकर फिर बाद में आप लोगों को ग्रेड लगता है। लेकिन एनुअल सिस्टम में बस एक दफा पेपर हुआ और नंबर लग गए और उसके बाद खत्म। तो ऐसा सिस्टम जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज के बारे में बताता है उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और ऐसा सिस्टम जो आप लोगों के हर स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हर रूट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम स्टेट फंक्शन नहीं कहते। जिसका सेमेस्टर सिस्टम है उसको हम एग्जांपल लेते हैं कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन एनुअल सिस्टम जो है वो स्टेट फंक्शन की एग्जांपल है। ठीक है। सर मैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर, यानी कि डैम की, जिसमें से वाटर जो है स्पेसिफिक हाइट से फॉल करता है। जिस वक्त वो फॉल करता है तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इनिशियली वाटर जो है वो एक स्पेसिफिक हाइट पर होता है और उस कंडीशन में वाटर के अंदर जितनी भी एनर्जी मौजूद होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके बाद जिस वक्त वाटर जो है फॉल करना शुरू करता है, जिस तरह ये वाली पिक्चर जो है इसमें टोटल एनर्जी वाटर के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जिस वक्त ये सेकंड पिक्चर जो आप लोगों को नजर आ रही है तो इसमें कुछ हाइट पर वाटर जो है वो फॉल किया है। तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो हरकत कर रहा है। पहले जो पोजीशन है उसमें वाटर जो है वो स्टोर्ड है, वो मूव नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जिस वक्त वो स्मॉल अमाउंट में नीचे की तरफ गिरता है तो उस कंडीशन में वो मूव करना शुरू कर देता है और उस मूव करने की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है और इसके साथ इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होती है। और जिस वक्त हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं तो ओवरऑल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहेगी। सिर्फ जितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जिस वक्त हम इन दोनों का सम लेते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो सेम ही हासिल होती है। इसके बाद वाटर जो है इससे ज्यादा, थर्ड पिक्चर में जो है इससे भी ज्यादा यानी कि लो तक मूव कर चुका है। तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मजीद इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि जिस वक्त वाटर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो उस कंडीशन में ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि वाटर की स्पीड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जिस वक्त मूव करता है तो उसकी एनर्जी मूवमेंट जो है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उसी रेशियो के साथ इंक्रीज होगी। और जितनी
हाइट, तो वाटर जो है इसकी फर्स्ट पोजीशन स्पेसिफिक हाइट पर थी, उसके बाद जितने इसकी पोजीशन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी और टोटल एनर्जी जो है वो इसकी कंजर्व रहेगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस पिक्चर में भी टोटल उसकी सेम ही होगी, सिर्फ ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है और उतनी ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास हासिल हो जाएगी। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल फेज से कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इसके बाद जिस वक्त वाटर जो है स्ट्राइक करता है डैम के साथ या जो भी लो लेवल पर आपके पास स्पीशी होती है उसके साथ जिस वक्त स्ट्राइक करता है तो उस कंडीशन में इसकी टोटल एनर्जी स्ट्राइक करने से पहले टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो टर्बाइन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हाइट से वाटर जो है वो टर्बाइन के ऊपर फॉल करता है, फॉल करने के बाद टर्बाइन में जिस तरह फैन होता है, पक्का होता है, वो रोटेट करना शुरू कर देता है क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो है जो टर्बाइन है उसको रोटेट करवाएगी और जिस वक्त टर्बाइन जो है वो रोटेट करेगी तो उस कंडीशन में यही काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होगी टर्बाइन को चलाने के लिए, टर्बाइन को रोटेट करने के लिए। और जिस वक्त टर्बाइन जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब इनिशियली आप लोगों के पास क्या था, वाटर की स्पेसिफिक हाइट पर पोजीशन थी और उस पोजीशन की वजह से आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी थी। इसके बाद जिस वक्त वाटर जो है स्पेसिफिक हाइट से फॉल किया है वाटर में तो उस कंडीशन में यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुई है। उसके बाद जिस वक्त ये काइनेटिक एनर्जी जो है उसने टर्बाइन के साथ कोलिजन की है तो उस कंडीशन में इसने टर्बाइन को रोटेट करवाया है जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हुई है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी जो है जिस वक्त उसने रोटेट किया है तो उस कंडीशन में उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हासिल हुई है। अब ये देखें कि एनर्जी सेम ही है, वही एनर्जी है, लेकिन वो एक फेज से डिफरेंट फेज में कन्वर्ट हो रही है। और अगर आप लोग चेक करते हो कि पहले एनर्जी की अमाउंट कितनी थी, बाद में कितनी थी और लास्ट में कितनी है, तो वो टोटल एनर्जी जो है वो आप लोगों के पास कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, जस्ट जो है एनर्जी एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रही है लेकिन टोटल एनर्जी उसकी जो है वो सेम ही होगी। इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को कि किस तरह जो है एनर्जी एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होती है। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो टेम्परेचर आप लोगों के पास हासिल होता है, जो डिफरेंस आप लोगों के पास हासिल होता है उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। और हीट एनर्जी हम उसको कहते हैं जितनी एनर्जी एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ट्रांसफर होती है उसको हम हीट कहते हैं। थर्मल एनर्जी ये है कि अगर आप किसी भी चीज को हीट करते हो और उसके अंदर थर्मामीटर डिप करते हो और डिप करने के बाद जो भी आपके पास रीडिंग आ जाएगी उसको आप लोग थर्मल एनर्जी कहते हो। सर लेकिन थर्मल हीट एनर्जी बता ये दें। है, सॉरी थर्मल एनर्जी नहीं समझ आ रही, दोबारा बताइए सर। थर्मल एनर्जी ये है कि अगर आप लोग टेम्परेचर किसी चीज को प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में उसके मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हरकत करना शुरू कर देते हैं और उनकी हरकत की वजह से जो आप लोगों के पास टेम्परेचर नोट होता है, जो टेम्परेचर भी हासिल होता है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं।
जिस तरह आप लोगों को बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो उस बेसिकली आप लोगों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की टोटल बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है, और जब भी उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, हरकत जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बेसिकली थर्मल एनर्जी जो है उनकी वही काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और उस कंडीशन में जो हम टेम्परेचर नोट करते हैं उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और सर हीट जो जी थर्मल एनर्जी सॉलिड्स में ज्यादा होगी ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली होते हैं, तो फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं नहीं अगर हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और सॉलिड में सबसे कम होती है, क्योंकि बेसिकली ये काइनेटिक मूवमेंट की वजह से है, और मूवमेंट सबसे कम उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है जिनके मोशन कम होती है। ये आप लोग कह सकते हो कि सॉलिड के अंदर एनर्जी ज्यादा स्पीड के साथ ट्रांसफर होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, तो उस कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफर सॉलिड में ज्यादा तेजी के साथ होती है। लेकिन एनर्जी जो है, क्योंकि एनर्जी थर्मल एनर्जी बेसिकली मोशन की वजह से है, काइनेटिक एनर्जी की एक एग्जांपल है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है मोशन की वजह से होती है, हरकत की वजह से होती है। अब हरकत किसके मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी? उनके दरमियान जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे कम जो है वो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, उसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। इसका मतलब है कि थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा जो है वो गैस फेज में होगी, उसके बाद लिक्विड फेज में होगी, और सबसे कम जो है वो सॉलिड फेज में थर्मल एनर्जी होगी। इसके बाद हीट जो है वो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में। हीट में हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, थर्मल एनर्जी में हम डायरेक्ट ही मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है उसको मेजर करते हैं। हीट एनर्जी में जस्ट जो अमाउंट ट्रांसफर हुई है हम उसको मेजर करते हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी में जो उनकी मोशन है हम उसको मेजर करते हैं। हीट एनर्जी जो है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है, और थर्मल एनर्जी जो है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है। ठीक है। यस सर। सर हीट किसकी थर्मल एग्जांपल है? ये पोटेंशियल थर्मल एनर्जी एनर्जी की। इसके बाद नेक्स्ट है कि टोटल एनर्जी, इंटरनल सर हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी की एग्जांपल है। हीट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की किस्म है, फर्दर टाइप है, और थर्मल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फर्दर टाइप है। तो जिस तरह हीट जो है वो डिपेंड करती है पोजीशन पर, और थर्मल एनर्जी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पर, मोशन पर। इसलिए थर्मल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की टाइप से, और हीट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली सम होता है, जितनी भी आप लोगों के पास सिस्टम के अंदर एनर्जी है उस टोटल एनर्जी के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी जो है
सम होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी की। जितनी भी एनर्जी सिस्टम के अंदर मौजूद होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चाहे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, उस एनर्जी के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब ये एनर्जी जो है ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास हीट की फॉर्म में हासिल हो, और ये भी हो सकता है कि इस एनर्जी की वजह से सिस्टम पर कोई वर्क हो या सिस्टम कोई वर्क करे। अब ये जो आप लोगों के पास सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है, ये दो तरह से आप लोगों को इंडिकेशन करती है। एक तो ये कर सकती है कि आप लोगों को कोई काम कर सकती है, कोई वर्क कर सकती है, उस कंडीशन में आप लोगों को इंडिकेशन हो जाती है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी है। या ये भी हो सकता है कि ये आप लोगों को हीट जो है वो रिलीज करे या हीट को ऑब्जर्व करे। तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को इंटरनल एनर्जी जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है कि इसका सिस्टम के अंदर जो है एनर्जी में चेंज आया है। जिस वक्त इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो उस कंडीशन में या सिस्टम पर वर्क होगा या सिस्टम वर्क करेगा। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि हीट जो है वो रिलीज हो सिस्टम से या सिस्टम जो है वो हीट को ऑब्जर्व करे। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हो सकती है और दोनों भी एक साथ हो सकती हैं कि वर्क भी हो सिस्टम पर और इसके साथ जो है वो एनर्जी को भी रिलीज करे या एनर्जी को भी ऑब्जर्व करे। ये दोनों सूरतें भी एक साथ भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई एक या वर्क ही सिस्टम करे या एनर्जी को रिलीज करे या ऑब्जर्व करे। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हो सकती है। अब जिस वक्त इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की 0 होगी, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, तो ना ही एनर्जी जो है रिलीज होती है ना ही एनर्जी ऑब्जर्व होती है। जी साहब। सर जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं उनमें एनर्जी कहाँ जाती है सर? उनमें एनर्जी कहीं भी नहीं रहती, वो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ही ट्रांसफर होती है, ना ही वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है ना सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है। सिस्टम के सर वो अंदर वर्क ही वगैरह वो भी नहीं एनर्जी करती? नहीं। ओके सर। और इसी चीज को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहते हैं। आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सल सिस्टम जो है वो सम है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। जिस वक्त हम कहते हैं कि यूनिवर्स में सिस्टम भी आ जाता है सराउंडिंग भी आती है, इसका मतलब है कि जब भी जितनी एनर्जी सिस्टम में चेंज होगी उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग में चेंजिंग आएगी। और जिस वक्त हम दोनों का सम लेते हैं तो वो 0 होगी, यानी कि जितनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग में ऑब्जर्व होगी। और दोनों का साइन डिफरेंट होगा, एक में प्लस होगा तो दूसरे में नेगेटिव होगा। और दोनों को जिस वक्त हम सम लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 हासिल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। कि दोनों की इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में 0 हासिल होता है कि यूनिवर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। और अगर आप लोग इस सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी को दूसरी साइड पर लेके जाते हो तो उस कंडीशन में इसके साथ नेगेटिव का साइन आता है। अब ये नेगेटिव का साइन सिस्टम के साथ जो है वो प्लस में है और सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है उसके साथ नेगेटिव में है। अब ये साइन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों के जो सिस्टम के अंदर जितनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग में भी हासिल होगी, लेकिन इन दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट होंगे कि एक साइड पर एनर्जी जो है ऑब्जर्व होगी और दूसरी साइड पर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी।
कि एक साइड पर जो है एनर्जी का लॉस होगा और दूसरी साइड पर एनर्जी की जो है वो गेन होगी। जी साहब। सर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें अब्जॉर्ब होगी तो फिर सराउंडिंग के साथ पॉजिटिव आएगा और सिस्टम के साथ नेगेटिव आएगा ना सर? ये भी साथ हमने अभी मजीद डिटेल में पढ़ना है, ये सारे पॉइंट जो है वो भी आगे आते जाएंगे। जी सर। ठीक है, कि किस तरह कम होगी, किस तरह प्लस में होगी, किस तरह नेगेटिव में होगी, वे भी हमने अभी पढ़ने हैं। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट में है कि आपकी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में कब होगी और प्लस में कब होगी, तो उसके बारे में ये स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है। जब भी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के होता है। जब भी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है या सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो उस कंडीशन में साइन जो है वो डिफरेंट होगा। सपोज आप लोगों के सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो इन हो रही है, जिसका मतलब है कि पहले एनर्जी कम थी, यानी कि इनिशियल एनर्जी कम थी, फाइनल एनर्जी ज्यादा हो रही है क्योंकि सिस्टम एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। और जिस वक्त हम डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी माइनस इनिशियल एनर्जी कम होगी। और जिस वक्त ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी तो इन दोनों का जिस वक्त हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आप लोगों के पास प्लस साइन में हासिल होगा। इसका मतलब है कि जब भी सिस्टम जो है एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा सराउंडिंग से तो उस कंडीशन में सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो प्लस में होगी और सराउंडिंग की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि जिस वक्त सिस्टम की इनिशियल एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, उसके बाद सिस्टम ने सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी फाइनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन सराउंडिंग की फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है क्योंकि सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो सिस्टम में मूव किया है एनर्जी ने। इसी वजह से जिस वक्त सिस्टम एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, जिस वक्त आप लोगों के पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो प्लस में होगी और सराउंडिंग की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो माइनस में होगी। और इसके इनवर्स अगर सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है सराउंडिंग के अंदर तो उस कंडीशन में सिस्टम की इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल एनर्जी कम होगी क्योंकि सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और जिस वक्त सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगा उस कंडीशन में सिस्टम की फाइनल एनर्जी कम होगी और इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी। और हमें पता है कि जब भी इनको हम ऐड करते हैं तो साइन उस वैल्यू का आता है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। अब इनिशियल वैल्यू ज्यादा है और फाइनल वैल्यू कम है तो उस कंडीशन में जिस वक्त हम इन दोनों वैल्यू को सम करेंगे तो आप लोगों के पास माइनस में वैल्यू हासिल होगी। और उस कंडीशन में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में होगी और सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में होगी क्योंकि सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी से ज्यादा हो रही है। इसी वजह से सराउंडिंग की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो प्लस में होगी और सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में होगी।
थोड़ा टाइम से डॉक्टर आयुष्मान का साढ़े 10 बजे मैंने ठीक है, इस चीज का क्लियर हो गया है क्या किस वक्त इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की प्लस में होगी और किस वक्त इंटरनल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव में होगी? यस सर, यस सर। हाँ, जिस वक्त आप लोगों के पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा यानी कि सिस्टम के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, तो उस कंडीशन में ये दो चीजें हैं, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की अलग से है, सराउंडिंग की अलग है, और दोनों की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी, एक की प्लस में होगी तो दूसरे की माइनस में होगी। जिस वक्त सिस्टम यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ने एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, तो उस कंडीशन में इसके फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी जो है वो कम होगी, तो उस कंडीशन में सिस्टम के चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो प्लस में होगी। जी साद सर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, सर ये आइसोलेटेड सिस्टम में कैसे अप्लाई होगा? वहां पर तो एनर्जी चेंज ही नहीं होगा, इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। ओके सर। तो उसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू ही जीरो आएगी, यानी कि फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी दोनों ही सेम होगी। सेम होंगे, यस सर। ओके सर, जी, थैंक यू। तो उस सर कंडीशन अगर में ये डेल्टा ई जीरो हो जाएगी। सर अगर हम सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और सिस्टम में एंटर होती है तो सराउंडिंग के साथ नेगेटिव आएगा और जो सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी आई है वो पॉजिटिव होगा। जी जी, ओके कि सर। वो कंडीशन में फाइनल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा हो रही है तो हमने डिफरेंस निकाल के ही इसको कैलकुलेट करना, और सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से उसके साथ जो है नेगेटिव का साइन होगा और सिस्टम जो है उसके साथ प्लस का साइन होगा। ये क्लियर हो गया है? यस सर सर। जब यस सर। जब एक्सोथर्मिक होगा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम नेगेटिव होगी और सराउंडिंग जी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। जी जी जी। इसके बाद कि जब भी आप लोगों ने यानी कि सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये हो सकता है कोई वर्क हो, या ये हो सकता है कि कोई हीट जो है वो रिलीज हो या ऑब्जॉर्ब हो, या दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। जिस वक्त ये दोनों ही एक साथ होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होती है वो ये है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट जो ट्रांसफर हुई है प्लस जो वर्क किया है। हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म इसकी जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जो है वो इक्वल होती है हीट ट्रांसफर प्लस वर्क डन के। अगर वर्क नहीं होता तो उस कंडीशन में वर्क की जगह पर जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट के इक्वल हो जाएगी, जितनी हीट ट्रांसफर हुई है उसके इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। और अगर हीट ट्रांसफर नहीं होती, जस्ट वर्क होता है, तो उस कंडीशन में क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, तो इसने जितना भी वर्क किया है। अब जो आइसोलेटेड सिस्टम है उस कंडीशन में हीट जो है वो ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में एक्सचेंज होती है, तो उस कंडीशन में अगर कोई सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी हासिल होगी तो वो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वर्क करने में यूज होगी, कोई भी हीट जो है वो ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम कोई ना कोई काम करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है और वो हीट हमारी वेस्ट होती है, उसको हम काम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उस अगर हीट को हम ज़ाया ना करें और टोटल अमाउंट को वर्क में इस्तेमाल कर लें तो उस कंडीशन में हमारे पास वर्क ज़्यादा अमाउंट में हासिल हो सकता है। जब भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी तो उस कंडीशन में या तो हीट रिलीज होगी या वर्क होगा,
या ये दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं। और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहते हैं, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो ये है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर प्लस वर्क डन। तो अगर आप लोगों के पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो और वर्क हो तो आप लोग हीट को कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास हीट गिवन हो, वर्क गिवन हो, तो आप लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन हो और हीट ट्रांसफर गिवन हो तो आप लोग वर्क को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज की समझ आ गई है? सर हम इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को 3-4 तरीके से लिख सकते हैं, 4 इक्वेशन के साथ। जी जी कर सकते हैं। जहाँ तक सर अगर कोई किसी भी को कोई डेफिनेशन क्वेश्चन है कर तो वो आप सकते हैं लोग हम। पूछ सकते हो। जी कोई भी कर सकते हो। ओके सर। तो टाइम पर हो गया। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद फिर मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेता हूँ। और वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, अलीजा, अंसा, Present, sir. Answer Yaqub, present. अंजा जावेद, Present, sir. अक्सा, मरवा, मोहसिन, मोहम्मद हसनैन, सना असगर। Present, sir. Sanaskar present. क्या अब आप लोग लीव कर सकते हो? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। सर